हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम एमोसिट लार्वा के बारे में पढ़ेंगे जो कि पेट्रोमाइजन का लार्वा है। तो पेट्रोमाइजन के लार्वा के बारे में बेसिकली डेवलपमेंट के बारे में हम देखेंगे कि इस लार्वा के क्या कैरेक्टर्स होते हैं और मेटामॉर्फोसिस के बाद ये ग्रो जब कर जाता है तो किस प्रकार के कैरेक्टर शो करते हैं या फिर क्या डिफरेंसेस आते हैं इस लार्वा में। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। इसके पहले हमने एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसका पढ़ लिया था पेट्रोमाइजन का। डेवलपमेंट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो पेट्रोमाइजन है उसका जो एग होता है वो टीलोलेसिथल टाइप का होता है या फिर आप इसको मैक्रोलेसिथल बोल सकते हो, जहाँ पे यॉक की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एग जो है इनका वो टीलोलेसिथल टाइप का होता है। टीलोलेसिथल बोलने का यहाँ पे ये भी मतलब है कि इसका जो यॉक है, जो अंदर का यॉक का पार्ट है, वो सेंटर में ना होके सेंटर से थोड़ा अलग रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म में नहीं रहता है, थोड़े से अनयूनिफॉर्म में रहता है। तो एग इज ऑफ टीलोलेसिथल टाइप, यॉक की मात्रा भी यहाँ पे ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके आगे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एमोसिट लार्वा की अगर बेसिकली हम बात करें तो एमोसिट लार्वा के क्या कैरेक्टर्स हैं उसको हम स्टडी करते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बेसिकली जो एमोसिट लार्वा है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ब्रांकियोस्टोमा या फिर हर्डमेनिया के बारे में आप देखोगे तो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में बहुत पूछा जाता है, इन सिस्टम्स के बारे में वहाँ पे पूछा जाता है। पर पेट्रोमाइजन के केस में एक्सटर्नल फीचर्स और लार्वा, इन दो के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो एमोसिट लार्वा के बारे में अगर अपन पढ़ें, इनके कुछ कैरेक्टर्स देखें तो स्मॉल लार्वा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और 7 mm के आसपास जो है इसकी लेंथ होती है। ठीक है, तो मैं वैसे एक एक चीज़ नहीं लिखूँगा, आप लोग भी थोड़ा मैं जब बोलूँगा तो उस हिसाब से लिखना। स्मॉल, ट्रांसपेरेंट और जो लेंथ होती है इसकी कितनी होती है 7 mm जो है लेंथ होती है इसकी। ठीक है, तो उसके बाद इसके बारे में अगर अपन देखें, जो लार्वल लाइफ है इसकी, जो लार्वल फेज़ है वो बहुत लंबा फेज़ चलता है इसके केस में। ठीक है, एक काफ़ी लंबा फेज़ जो है वो लार्वल फेज़ यहाँ पे चलता है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ये जो 7 mm की इसकी लेंथ है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ये थोड़ा इलोंगेटेड लंबा हो जाता है, ईल की तरह। ईल मछली आप जानते होंगे, तो ये थोड़ा सा इलोंगेटेड हो जाता है, लंबा हो जाता है और इसका जो साइज़ है वो बढ़ के 7 से 17 ये 18 mm के आसपास हो जाता है। 17-18 mm के आसपास इसकी जो साइज़ है, लेंथ है, वो हो जाती है। उसके बाद अगर अपन देखें तो चेंजेस, अब इसमें चेंजेस नहीं, बेसिकली क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। पेट्रोमाइजन का आपने स्ट्रक्चर देखा था जब हम पेट्रोमाइजन के जनरल कैरेक्टर्स देख रहे थे, उसका जो मॉर्फोलॉजी देख रहे थे, स्ट्रक्चर देख रहे थे, उसमें आपको शायद वो याद हो। तो अब लार्वा के बारे में देखें तो सबसे पहले ये जो लार्वा है यहाँ पे सक्टोरियल बकल फनल जो है वो एब्सेंट होगा। सक्टोरियल बकल फनल इज एब्सेंट। बकल फनल यहाँ पे जो कि चीज़ों को सक करता है या चिपकता है वो अभी तक यहाँ पे नहीं आया है, अभी तक वो डेवलप नहीं हुआ है, तो यहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद अगर अपन देखें माउथ जो है वो एक ओरल हुड से बाउंडेड रहेगा। माउथ ओरल हुड से जो बाउंडेड रहता है, आपको याद होगा ब्रांकियोस्टोमा हमने पढ़ा था, वहाँ भी हमने ये देखा था कि माउथ जो है ओरल हुड से घिरा हुआ रहता है। यहाँ भी सेम होगा, तो ये रिजेम्बलेंस शो करता है, सिमिलैरिटी शो करता है पेट्रोमाइजन में और ब्रांकियोस्टोमा में। तो ये चीज़ भी आप लिख लो कि माउथ इज़ बाउंडेड बाय एन ओरल हुड, तो इस चीज़ को भी हम यहाँ मेंशन करेंगे। माउथ इज़ बाउंडेड बाय ओरल हुड। ओके, माउथ जो है वो ओरल हुड से घिरा हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करें तो
नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें हम ये देख रहे हैं कि इस पूरे लार्वल फेज का मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द पार्ट वो ज़मीन के अंदर घुसे रहते हैं, उसी वैसे ही जाते हैं, ये ज़मीन के अंदर ही घुसे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, कभी कभार ये बाहर निकलते। तो मोस्ट ऑफ द लाइफ जो है लार्वल स्टेज की वो ऐसी चली जाती है बरोइंग में, अंदर ही रहते हैं वो, ठीक है। माउथ जो है यहाँ पे वो कई बकल ब्रांच टेंटिकल से घिरे होते हैं। तो माउथ इज सराउंडेड बाय सेवरल ब्रांच्ड बकल टेंटिकल्स। ये भी आप लिख लो कि माउथ जो है कई ब्रांच्ड बकल टेंटिकल्स, बकल मतलब माउथ वाला पोर्शन, और टेंटिकल्स बहुत सारे होते हैं जो कि फूड कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, खाने को पकड़ने में हेल्प करते हैं, उससे घिरे हुए होते हैं, ठीक है। माउथ किससे घिरे होंगे? सराउंडेड बाय सेवरल बकल टेंटिकल्स। कई बकल टेंटिकल से माउथ जो है वो घिरे हुए होंगे। उसके बाद अगर अब देखें तो यहाँ पे टीथ एब्सेंट होते हैं, टीथ जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, एडल्ट में आ जाएंगे। उसके बाद अगर अपन देखें तो जो वेलम होता है, वेलम एक बकल कैविटी का ऑर्गन होता है जो कि वाटर करंट पैदा करता है, उस वाटर करंट के द्वारा ही खाना जो है पूरे शरीर में घूमता है। तो वेलम जो है यहाँ पे वो कुछ मस्कुलर फ्लैप से बना हुआ होता है और ये वाटर करंट को फेरिंग्स में भेजता है। वेलम क्या करता है? वेलम कुछ मस्कुलर फ्लैप से बना होता है और ये वाटर करंट को फेरिंग्स तक भेजता है। उसके बाद अगर अपन यहाँ पे देखें तो जो आईज है, इनकी आंखें, वो वेस्टिजियल होती है, मतलब आईज आर वेस्टिजियल। यहाँ पे वेस्टिजियल बोलने का क्या मतलब है? वेस्टिजियल बोलने का मतलब कि अभी तक काम नहीं करती हैं, ये जो आंखें हैं अभी फंक्शनल नहीं हुई है, ठीक है, ये आंखें जो है एक्टिव नहीं हुई है, देख नहीं रही है। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है लार्वा के लिए, इनके पास है पर इसका कोई उपयोग नहीं है। तो आइज़ यहाँ पे जो है वेस्टिजियल होती है और स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है, क्योंकि आँखों के ऊपर एक झिल्ली, एक परत प्रेजेंट होती है जो कि एडल्ट में वो परत हट जाती है और आंखें इनकी खुलती है, ठीक। तो आँखों के ऊपर एक परत रहती है, एक झिल्ली रहती है, जिस कारण से वो आँखों का कोई फंक्शन नहीं हो पाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में रहती है। उसके बाद अगर अपन देखें तो नेज़ल सैक जो है इनका, इनकी जो नाक, बॉडी के ऊपर जो देखा गया था नेज़ल सैक था, वो काफ़ी पुअरली डेवलप्ड होता है, फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता, ठीक। नेज़ल सैक आर पुअरली डेवलप्ड। नेज़ल सैक आर पुअरली डेवलप्ड। उसके बाद अगर अपन देखें तो टेल रीजन में, इनके पूंछ वाले भाग में, पिछले भाग में कई फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। टेल वाले भाग में कई फोटो रिसेप्टर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फोटो रिसेप्टर मतलब जो लाइट के प्रति सेंस करते हैं। तो कई फोटो रिसेप्टर इनके टेल वाले, पूंछ वाले या पिछले भाग में मौजूद रहते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें तो इस लार्वा में एंडोस्टाइल प्रेजेंट होता है जो कि दो ट्यूब से मिलके बना होता है। एंडोस्टाइल इज प्रेजेंट। एंडोस्टाइल का क्या फंक्शन होता है? बेसिकली एंडोस्टाइल जो है वो एक सिलिएटेड ग्रूव मतलब एक तरह से समझो गड्ढा, तो एक सीलिया से भरा हुआ एक गड्ढा है। वो क्या करता है? वो दरअसल म्यूकस सिक्रीट करता है खाने को ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए और चिपचिपा बनाने के लिए। जो खाना अंदर जाता है उस पर ये म्यूकस छोड़ देता है, उसको चिपचिपा और थोड़ा सा चिकनाहट वाला बनाता है ताकि वो अंदर फिसल के चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एंडोस्टाइल प्रेजेंट होता है जो कि दो ट्यूब से मिलके बना होता है। एंडोस्टाइल इज प्रेजेंट कंपोज्ड ऑफ टू ट्यूब्स, दो ट्यूब से मिलके बना होता है, दो नलियों से मिलके बना होता है। तो एंडोस्टाइल एक ऑर्गन है जो कि म्यूकस सिक्रीट करता है, ठीक है। ये क्या करता है? सिक्रीट म्यूकस का निर्माण करता है, म्यूकस छोड़ता है खाने के ऊपर। खाना इससे क्या होता है?
थोड़ा चिपचिपा हो जाता है, फिसलन वाला हो जाता है, फिर खाना जो है ये आसानी से आगे ट्रैवल कर पाता है। और 2 ट्यूब से मिलकर ये जो एंडोस्टाइल है ये बना होता है। उसके आगे अगर अपन देखें तो यहाँ पे एंडोस्टाइल जो है वो फेरिंक्स में खुलता है। मतलब एंडोस्टाइल एक फेरिंक्स में खुलता है, एक छोटे से आप बोलो तो ओपनिंग के द्वारा, एक छोटा सा कट, एक छोटा सा ओपनिंग होता है, उसके द्वारा एंडोस्टाइल जो है वो फेरिंक्स में घुस जाता है। और इतना म्यूकस होता है उस फूड में कि उस पर्टिकुलर एक मान लो कि यहाँ पे ये बस छोटा सा रास्ता है, तो बस यहाँ से एंडोस्टाइल खुलता है फेरिंक्स में, और फेरिंक्स में म्यूकस छोड़ता है, और म्यूकस छोड़ने के बाद खाने को ल्यूब्रिकेट करता है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो फूड फीडिंग मैकेनिज़्म है, बेसिकली एक चीज़ हमने पढ़ी थी यहाँ पे पेट्रोमाइजोन के केस में, कि यहाँ पे खाना जब अंदर आता है तो खाना अंदर आने के बाद क्या आता है, खाना अंदर आने के बाद 2 ट्यूब्स आती है, एक रेस्पिरेटरी ट्यूब और एक ईसोफेगस वाली ट्यूब जो कि शरीर के अंदर जाती है। तो यहाँ पे वो डिफ्रेंसिएशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो डिफ्रेंसिएशन जो है देखने को मिल जाएगा। सॉरी नहीं, यहाँ वो सॉरी फॉर दैट, एमोसिट लार्वा में ये डिफ्रेंसिएशन अभी फ़िलहाल प्रेजेंट नहीं होगा। जो ट्यूब हमने पढ़ी थी एक बार बीच में डाइजेशन में, ये देखा था कि ईसोफेगस है, और ईसोफेगस से फिर क्या होती है, 2 ट्यूब खुलती है। ठीक है, 2 यहाँ पे बकल कैविटी के बाद ये 2 ट्यूब जाती है। ये बकल कैविटी को एक जो है रेस्पिरेटरी ट्यूब जाती है और एक इनकी फूड वाली ट्यूब जाती है, ईसोफेगस वाली ट्यूब। यहाँ से खाना जाता है और ये एयर वाली ट्यूब है। तो यहाँ पे जो वेलम है वो आके बैठ जाता है, वेलम यहाँ आके बैठ जाता है, और इसका काम होता है जब खाना आए तो इसका ढक्कन बंद कर दो, और जब सांस हवा आए तो इसका ढक्कन बंद कर दो। तो इसका सिंपल सा काम यही रहता है वेलम का बाद में। उसके आगे अगर अपन देखें तो यहाँ पे गॉल ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट होता है लार्वल केस में, गॉल ब्लैडर जो है प्रेजेंट होता है। उसके अलावा ये जो लार्वा है ये 7 सेट जो है ब्रांकियल सैक रखता है, 7 सेट जो है ब्रांकियल सैक लगता है, जो कि एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ गिल स्लिट्स के द्वारा खुलते हैं। जो पेट्रोमाइजन का स्ट्रक्चर था उसमें आपने देखा होगा आँखों के बाद 7 डॉट 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 मैंने गोले गोले बनाए थे, वो 7 क्या थे, गिल स्लिट्स थे। वो गिल स्लिट्स के अंदर क्या है, ब्रांचियल सैक है, जो कि उस गिल स्लिट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, या फिर उस गिल स्लिट्स को पकड़ के रखते हैं, हिलने नहीं देते, एक ही जगह रखते हैं, स्थिर रखते हैं। तो वो ब्रांकियल सैक जो है वो 7 पेयर होते हैं जैसे कि एडल्ट में, और वही ब्रांकियल सैक आगे बाहर की तरफ गिल स्लिट्स के द्वारा खुलते हैं। फिर उसके बाद गॉल ब्लैडर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आपने देख लिया। और उसके अलावा जो लार्वल स्टेज है वहाँ पे प्रोनेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होती है। लार्वल स्टेज में क्या होती है, प्रोनेफ्रिक किडनी जो है प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आप देख लो, प्रोनेफ्रिक किडनी जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो कि आगे चल के डेवलपमेंट के बाद मेसोनेफ्रिक किडनी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे एमोसिट लार्वा के, ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। अब हम देखते हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अब चेंज होने के बाद, डेवलप होने के बाद इनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा हम स्टडी कर लेते हैं कि डेवलपमेंट के बाद चेंजेस क्या क्या आते हैं। ये सारे तो हमने देख लिए कि हाँ भाई ये सारे कैरेक्टर्स लार्वा के थे। अब क्या क्या चेंजेस होते हैं इसमें एडल्ट बनने के बाद। एक तो नोट कर लो कि यहाँ पे जो प्रोनेफ्रिक किडनी है वो चेंज हो जाएगा मेसोनेफ्रिक किडनी में, जो कि यहाँ पे 2 ट्यूब से 2 पोस्टेरियर ट्यूब है वो मेसोनेफ्रिक किडनी का काम करती है। तो प्रोनेफ्रिक किडनी, प्रिमिटिव किडनी जो है वो मेसोनेफ्रिक थोड़े एडवांस किडनी में डेवलप हो जाएंगे। उसके बाद अगर अपन देखें तो जो एंडोस्टाइल है वो बेसिकली थायराइड ग्लैंड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। एंडोस्टाइल किस में चेंज हो जाएगा,
थायराइड ग्लैंड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद माउथ जो है यहाँ पे, मुंह, हमने यहाँ पे क्या देखा था, ओरल हुड से घिरा हुआ था बकल कैविटी, पर यहाँ हम देख रहे हैं कि माउथ जो है वो सक्टोरियल बकल फनल से घिरा हुआ होगा, जहाँ पे टीथ भी आ जाएंगे जो पहले एब्सेंट थे, टंग भी आएगा जो पहले नहीं था। यहाँ पे हमने पहले क्या देखा था एमोसिट लार्वा में कि माउथ जो है वहाँ पे टीथ प्रेजेंट नहीं थे, पर यहाँ पे टीथ आ जाएंगे। वहाँ पे सक्टोरियल बकल फनल प्रेजेंट नहीं था, पर यहाँ पे सक्टोरियल बकल फनल आ जाएंगे। उसके बाद जो पेयर्ड आइज़ थी, जो इनके पास आँखें हैं, वो फंक्शनल हो जाएंगी, वो खुल जाएंगी और वो सही से काम करना स्टार्ट कर देंगी। उसके बाद अगर अपन देखें यहाँ पे अदर पॉइंट, तो यहाँ पे जो नेज़ल सैक है, जो इनका नाक था, जो अभी तक फंक्शनल नहीं था या फिर पुअरली डेवलप था, वो जो नाक है यहाँ पे वो बेसिकली इंटरनली फोल्ड भी हो जाएगी, ऑल्फैक्टरी सेंसरी भी वहाँ पे आ जाएंगे, ऑल्फैक्टरी सेंसर्स, ऑल्फैक्टरी नर्व्स भी आ जाएंगे। ऑल्फैक्टरी नर्व्स बोलने का मतलब, ऑल्फैक्शन का मतलब होता है सूंघना, सूंघने की क्षमता होना, तो ऑल्फैक्शन यहाँ पे मतलब कि जो नाक आ जाएगा और इंटरनली वो मुड़ भी जाएगा, फोल्ड भी हो जाएगा, वहाँ पे ओल्फैक्टरी नर्व्स आने के कारण इनके अंदर सूंघने की भी क्षमता आ जाएगी, तो इनका नाक भी जो है वो फंक्शनल हो जाएगा। उसके बाद अगर अपन देखें तो इनका जो मीडियन डॉर्सल फिन है वो डिवाइड हो जाएगा। हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़, हमने जो पेट्रोमाइजन देखा था कुछ इस तरह का, वहाँ पे एक चीज़ हमने देखी थी, उनके पास फिन थे इस प्रकार से, है ना, ऐसा फिन था। तो ये जो फिन था ये पूरी तरह से यहाँ पे कटा हुआ दिख रहा था। तो ये जो कटा हुआ फिन है ना, वो लार्वल स्टेज में ऐसा नहीं होता है। लार्वल स्टेज में ये कटा हुआ ये नहीं रहता है, ये सामने ऐसे ही रहता है। तो ये जो बीच में डिवीज़न है ना, ये आ जाता है आपके एडल्ट फेज में। तो जो कॉर्डल फिन है, लास्ट वाली फिन, वो थोड़ी सी एक तरह से कट जाती है, थोड़ी अलग दिखती है, ठीक है। ये पहले लार्वल स्टेज में नहीं होता है, पर यहाँ पे एडल्टहुड में ये दिखेगा। उसके आगे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे दूसरा अगर कोई पॉइंट देखें तो वेलम जो है रिड्यूस हो जाएगा, जो मैंने अभी एक बात बोली थी कि एक रेस्पिरेटरी ट्यूब और एक ईसोफेगस की ट्यूब आती है। तो यहाँ पे वेलम जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, और वेलम क्या करेगा, रेस्पिरेटरी ट्यूब के ओपनिंग को गार्ड करेगा। वेलम रिड्यूस होके क्या करेगा, वेलम गार्ड्स दी ओपनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्यूब। रेस्पिरेटरी ट्यूब की ओपनिंग को गार्ड करेगा ताकि रेस्पिरेटरी ट्यूब में कोई खाना ना चला जाए, बंद कर देगा रेस्पिरेटरी ट्यूब को, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें नेक्स्ट की, तो स्कल और ब्रांकियल स्केलेटन जो है वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, मतलब अपने अपने फंक्शन को स्पेशल तौर पे करने लगेंगे, अपना अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगेंगे। चाहे स्कल हो जिसका प्रोटेक्शन, जिसका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे ब्रांकियल बास्केट, स्कल और ब्रांकियल सैक, ये तीन टाइप के इसके स्केलेटन होते हैं। तो इन स्केलेटन में तीन पार्ट देखे थे हमने। तो स्कल अपना काम करने लगेगा, ब्रांकियल बास्केट अपना, और ब्रांकियल सैक अपना अपना काम करने लगेगा, तो ये स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। गॉल ब्लैडर यहाँ से गायब हो जाएगा। गॉल ब्लैडर जो है वो पहले जो प्रेजेंट था वो अब यहाँ पे एब्सेंट हो जाएगा, गॉल ब्लैडर यहाँ से गायब हो जाएगा। उसके बाद जो स्पाइनल कॉर्ड है इनका, चूंकि ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड जो है इनका वो फ्लैट हो जाएगा, फ्लैटन। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो फ्लैटन हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो फ्लैटेंड हो जाएगा, ठीक है, फ्लैट हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद अगर अपन बात करें तो प्रोनेफ्रस किडनी जो है वो डिजेनरेट होकर मेसोनेफ्रस किडनी का निर्माण कर देगी। और उसके बाद अगर अपन बात करें तो इनका जो कलर है वो भी लार्वल स्टेज से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लार्वा जो है वो माइग्रेट कर जाएगा रिवर से सी में। जो लार्वा है वो नदी के पानी से समुद्री पानी के अंदर चला जाएगा और वहाँ पे अपना जो एडल्ट लाइफ है वो जिएगा। पर जब भी इस एडल्ट को अंडे देने होंगे, जब स्पॉनिंग का टाइम, अंडे देना एग लेइंग का मतलब स्पॉनिंग बोलते हैं, SPAWNING, स्पॉनिंग का जब टाइम आएगा इस एडल्ट का, तो ये वापस नदी के पानी में आएगा और वहाँ पे अपने अंडे देगा, ठीक है। और इस तरह से ये जो लैम्प्रे है, या फिर इसको आप बोलो
पेट्रोमाइजोन है ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। जब ये छोटा रहता है, लार्वल स्टेज में रहता है, तो ये नदी के पानी में रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है। जब ये बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तब ये माइग्रेट करके मैराइन वाटर में या फिर समुद्री पानी में चला जाता है। और पर अंडे देने के लिए इस एडल्ट पेट्रोमाइजोन को वापस नदी के पानी में आना पड़ता है, और इतना करने के बाद इसकी लाइफ स्पैन जो है वो ख़त्म हो जाती है और इसकी लाइफ साइकिल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। तो ये था टोटल डेवलपमेंट एमोसिट लार्वा, और एमोसिट लार्वा किस प्रकार से मेटामॉर्फोसिस के द्वारा मेटामॉर्फोस्ड होके ये पेट्रोमाइजन में या एडल्ट लैम्प्रे में, सी लैम्प्रे में कन्वर्ट होता है, ये हमने देख लिया। जो डिफरेंसेस आए इसके बीच में वो भी हमने डिस्कस कर दिए कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इस लार्वा के और क्या चेंजेस आए एडल्ट में। तो कुछ मेजर चेंजेस आपको याद रखने की ज़रूरत है। बेसिकली सिर्फ चेंजेस नहीं पूछे जाते हैं, एग्जाम में आपको एमोसिट लार्वा के बारे में पूछा जाएगा। अब वो कितने नंबर का क्वेश्चन है उसके आधार पर आपको उसका आंसर देना है। अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप एमोसिट लार्वा के कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के छोड़ दो, वो काफ़ी रहेगा। पर अगर वो 10 नंबर का बाई चांस क्वेश्चन आता है, लॉन्ग आंसर्स में भी ये 10 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, तब आपको एमोसिट लार्वा के बारे में लिखना पड़ेगा। उसके साथ साथ क्या क्या चेंजेस एमोसिट लार्वा में आते हैं और किस प्रकार से वो एडल्ट में डेवलप होता है ये भी लिखना पड़ेगा। तब वो आंसर जो है एक उचित आंसर लगेगा और पर्याप्त मात्रा में रहेगा, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। आज का वीडियो बस यही था, जिसमें हमने डेवलपमेंट के बारे में देख लिया कि लार्वा डेवलप होकर एडल्ट फेज़ में जब जाता है तो किस प्रकार से क्या चेंजेस होते हैं उसके अंदर और कैसे वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, अंडे देने के लिए कहाँ जाता है, किस पानी से किस पानी में जाता है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। इसको उल्टा मत लिख देना कभी भी। तो आज का वीडियो बस इतना ही है। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपने नोट डाउन किया होगा और आपको वीडियो अच्छा भी लगा हो। सो अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।